नमस्कार दोस्तों, मैं आपका म्यूज़िकल फ्रेंड विजय द रिदम म्यूज़िक यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर दूंगा। वो ये है कि आपके मन में चल रहा होगा कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको फैक्ट बता दूं कि पहला तो डेफिनेशन है जो फिक्स है, कण, गमक, ग्राम, मूर्छना, मुर्की और खटका। इसका डेफिनेशन याद कर लीजिए। कभी कभी अलंकार और तान के बारे में भी पूछ लेता है। जब स्वरों की विस्तार करना द्रुत गति से कर दोगे तो तान हो जाएगी, विलंबित गति से कर दोगे तो आलाप हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है। पहला चैप्टर ये हो गया। दूसरा है राग गाने का समय विभाजन, टाइम थ्योरी ऑफ राग, फिक्स आना ही आना है। तीसरा है संगीत रत्नाकर। जैसे कि आपके सिलेबस में दो ग्रंथ थे, संगीत पारिजात और संगीत रत्नाकर। पंडित शारंग देव जी ने जो था संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा और पंडित अहोबल जी ने संगीत पारिजात लिखा। इसमें से संगीत रत्नाकर जो सप्ताध्यायी 7 अध्याय इसके होते हैं, इसीलिए इसको सप्ताध्यायी ग्रंथ कहा जाता है। इसमें से ये आएगा पक्का फिक्स। और आप पिछले साल का भी आप सिलेबस उठा के देख लीजिएगा, हर साल ये कंपलसरी ये रहते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जीवन परिचय, या आपको उसके बारे में बताया जाए, लिखना पड़ सकता है। देखिए, दो चीज़ समझ में आई है, जीवन परिचय लिखना और किसी व्यक्ति की उपलब्धियों को लिखना, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसका पूछा है इस व्यक्ति ने संगीत में अपना क्या योगदान दिया, उसको समझाइए या बताइए। हम लोग क्या करते हैं, पूरा डिटेल लिख देते हैं, उसके माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था, ये था, सब लिख डालते हैं, लेकिन उसकी उपलब्धियाँ एक भी नहीं लिखते। क्यों? हम उस व्यक्ति को जान रहे हैं, आखिर में क्या ऐसा कार्य किया कि जिसके वजह से हम उसकी जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो वो ये था, उसके योगदान बताएंगे। अगर आप योगदान नहीं बताते हैं और उसके बारे में सारी हिस्ट्री लिख देते हैं तो आपका मार्क्स कट जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। योगदान आपको बताना, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, कौन से रागों का निर्माण किया, कौन सी रचना थी, कौन से कॉलेज खुलवाए, कौन से स्कूल खुलवाए, ये सब अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको जीवन परिचय, हाँ ये तब सही लगेगा जब सिर्फ जीवन परिचय बोलेगा। तो आप सब लिख डालिए जो मना है, उनके बारे में, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ खाए थे, कहाँ सोए थे, सब लिख डालिए, चलेगा। लेकिन अगर आपने उपलब्धि नहीं पूछा है, आपने जीवन परिचय लिख डाला है, तो आप कंफर्म नहीं होगा कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जीवन परिचय आएगा बड़े गुलाम अली साहब का और फयाज खान साहब का। ये दोनों में से कोई एक भी आपको फिक्स कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो तैयार कर लीजिएगा, और ये आपका फिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में ताल का रहेगा। अब इसमें देखिए क्या होता है, रूपक ताल, धमार ताल, सिर्फ 2 ताले हैं, रूपक ताल और धमार ताल। जैसे कि रूपक ताल में 7 मात्रा, धमार ताल में 14 मात्रा। तो ये नॉर्मल 7-14 है, वो आधा है, ये डबल है। तो धमार ताल भी होता है और धमार गायन शैली भी होता है, ये बात को भूलिएगा मत। कभी कभी होता है गायन शैली के बारे में पूछता है और पूछता है कि धमार गायन शैली की स्वर लिपि बद्ध कीजिए। हम क्या करते हैं, केवल धमार ताल लिख के खुश होके आते कि हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन यार पूरा करके आए। लेकिन नहीं, आपसे पूछा था धमार गायन शैली को कि स्वरलिपि लिखिए, आप लिख के चले आते हैं धमार ताल का नोटेशन। ये गलत हो गया क्वेश्चन। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ताल से 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है, एक रूपक ताल और दूसरा धमार। अब इसमें आप पढ़ लीजिएगा, धमार ताल में कितनी मात्रा, कितने विभाग, कहाँ ताली, कहाँ खाली, ये सारा पढ़ लीजिएगा। उसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, किस में गाया जाता है, क्या किस गायन शैली के। उसके बाद रूपक ताल में कितनी मात्रा, कितना विभाग, कहाँ ताली, कहाँ खाली। एक चीज़ और पॉइंट की बातें बताते हैं। पहले, रूपक ताल एक ऐसा ताल है जिसमें पहली मात्रा पे सम भी होता है और पहली मात्रा पे खाली भी होता है। अधिकतर आजकल के लोग, आजकल खूबसूरत लगने के लिए आजकल के लोग उस पर पहली मात्रा पे खाली दिखाते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक रूप से लिखते हैं। तो इसलिए आप दोनों लिखिएगा। आप रूपक ताल का डेफिनेशन दीजिएगा तो ये ज़रूर लिखिएगा कि रूपक ताल में पहली मात्रा पे सम भी होता है, पहली मात्रा पे खाली भी होता है। और ग्राफ बनाइएगा रूपक ताल का, उसमें भी सम और खाली दोनों का चिन्ह होता है। एग्जामिनर काफ़ी इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता चलेगा सामने वाले को कि आप इसको डीपली पढ़ के आए हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, धमार ताल लिपि। धमार, अब ये धमार ताल लिपि क्या गायन शैली है। धमार ताल भी होता है और धमार गायन शैली भी होता है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, धमार गायन शैली जो है उसकी जो स्वरलिपिबद्ध करना है, नोटेशन जैसे द्रुत ख्याल का बनाते हैं वैसे ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं देगा आपको, इसमें आपको ऑप्शन ही नहीं देगा। क्या जो नहीं किया होगा इसको तैयारी नहीं करके जाएगा, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 3 नंबर सोच ले कि मेरे को किस्मत में नहीं था। इसलिए सारे बच्चों को मैं बता दूं कि आप धमार गायन शैली की स्वर लिपि रट के जाइएगा, गाते हुए जाइएगा, बजाते हुए जाइएगा, लेकिन धमार को मिस मत कीजिएगा। दूसरा है विलंबित ख्याल। आपका जो बड़ा ख्याल है उसी को विलंबित ख्याल कहते हैं, छोटा ख्याल द्रुत ख्याल कहलाता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रुत क्या है, हमने तो छोटा ख्याल सीखा, ये द्रुत क्या हो गया। विलंबित ख्याल हमने सोचा ये बड़ा ख्याल, विलंबित को ही बड़ा ख्याल कहते हैं और छोटा ख्याल को जो है द्रुत ख्याल बोलते हैं। ठीक है, इसमें से नोटेशन आएगा, नोटेशन ऐसे भी आ सकता है, धमार तो कंपलसरी है, उसको तो आपको याद करना ही पड़ा। अब बचा है विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल, इसमें से कोई एक चॉइस में आ जाएगा, चाहे विलंबित लिखिए और चाहे द्रुत ख्याल लिखिए, ये दोनों में से एक कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है हमारा राग का डिस्क्रिप्शन। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, किसी राग के बारे में बताइए, राग मालकोंस किस समय गाया जाता है, उसका थाट क्या है, जाति क्या है, वादी क्या है, आरोह क्या है, अवरोह क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, किस शैली के साथ भाई इससे मिलता जुलता राग क्या है, ये सारा चीज़ आपको उसके बारे में कभी कभी होगा, आपका हो सकता है ऐसा भी आ जाए, दो चार जैसे मान लीजिए मैं लिप करता बता रहा हूँ, स ग म ध नि स नि ध नि ध म ग म ध म ग म ग स, इतना लिखा हुआ है। आप पहचानेंगे कि ये स्वर समूह को देखिए, पढ़िए, आप बताइए किस राग की स्वर लिपि, उसके बारे में बताइए। आप आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगी, पहले तो स्वर को पढ़िए किस राग का है। अब आपको समझना है हमारे चैप्टर में केवल 3 राग है, भैरव, बागेश्वरी और मालकोंस। हमारे सिलेबस में केवल 3 राग हैं। अब रेधा कोमल होगा तो मालकोंस हो ही नहीं सकता, रेधा कोमल हो गया तो मालकोंस हो ही नहीं सकता। और तब कौन सा हुआ, बागेश्वरी में देखा जाए तो बागेश्वरी में रेधा कोमल होता ही नहीं है, तो कौन बचा, मालकोंस बचा, भैरव बचा, इसका मतलब ये भैरव है। गा धा नी कोमल है, गा धा और नी कोमल है, रे है ही नहीं, तो भैरव नहीं हो सकता। ये सब टेक्निकल आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखिए कोमल और तीव्र कौन स्वर प्रयोग हो रहा है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये राग है। जब वो राग पता चलेगा तो राग जैसे ही राग का नाम लिखेंगे सही ढंग से तुरंत 1-2 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर देंगे, थाट, जाति, वादी, संवादी, गायन समय, मिलते जुलते राग, प्रकृति, आरोह, अवरोह, पकड़ सब लिख देंगे तो आपका फिक्स को मार्क्स मिलेगा, जितना उसका नंबर होगा एवरेज सब पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए ये सारी चीज़ों को आप मिस मत करिएगा, स्वर लिपि, ताल लिपि, धमार, राग गाने का समय विभाजन, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एक बचा राग पहचान, इतना कर लेंगे तो आपको 30 में 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, CBSE भी नहीं। थैंक यू, नमस्कार।